जय हिंद एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। HCS मेंस की पेपर बहुत पास आ चुका है एंड प्लीज गाइज गियर अप सो दैट आप इसको इसी अटेम्प्ट में क्लियर कर डालो। सो आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट विल बी फ्रॉम द ज्योग्राफी वन। व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोरल्स एंड एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द कोरल्स। अराउंड ये 150 वर्ड्स में आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं कि यहाँ पर कोरल्स के बारे में पूछा है कि उसके लिए कौन सी फेवरेबल कंडीशंस चाहिए, प्लस ग्लोबल वार्मिंग का क्या इस पे इंपैक्ट पड़ रहा है कोरल्स के ऊपर। स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन लेकर आया हूं। COP26 में मैं सोच रहा हूं कि आपको डिस्कस करवा दूं, बिकॉज COP26 ऑल दो अभी महीने पहले हुआ है, बिकॉज पेपर इज ऑन द December 2 एंड ऑलमोस्ट नवंबर की वो न्यूज है। तो फॉर द वर्स्ट केस हम सोच सकते हैं कि करंट अफेयर्स में वो COP को पूछ लें। सो COP को हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ऑलमोस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन को एज यूजुअल मैंने आपको बताया है आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए, देयर मस्ट बी इंट्रोडक्शन, देन देयर इज अ बॉडी वन एंड देयर इज अ कंक्लूजन वन। अब यहां पर पूछा है कोरल्स के बारे में, तो पहले आपको थोड़ा सा पता हो कि कोरल्स क्या होते हैं, एंड सेकंड कि कौन सी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं कोरल्स की फॉर्मेशन के लिए, एंड द लास्ट वन कि ग्लोबल वार्मिंग से कोरल्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट वन। द कोरल्स आर द कैल्केरियस रॉक chiefly made of skeletons of minute sea organism called polyps। बहुत सारे पॉलिप्स होते हैं, पॉलिप्स बनकर एक क्या बना रहे हैं यहाँ पर, कोरल्स बना रहे हैं। एंड दे आर फॉर्म ड्यू टू एक्यूमुलेशन एंड कंपेक्शन ऑफ द skeleton of these lime secreting organisms and they form one of the most diverse and productive marine ecosystem on the earth, हाउसिंग टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ मेरीन स्पीशीज। तो ये पॉलिप्स होती हैं, इनके पॉलिप्स के एक्यूमुलेशन से स्केलेटन के बाद दे फॉर्म दिस कोरल्स वन। एंड वो एक इसमें हम आगे पढ़ेंगे अभी जूजेंथलिन जिसके साथ एल्गी, जिसके साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। जैसे ही इन दोनों का रिलेशन आपस में करता है दैट लीड्स टू द कोरल ब्लीचिंग, कोरल्स मर जाते हैं। आपको पता होगा हमारे यहाँ पर दो आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार इज फेमस फॉर द वोल्केनिक आइलैंड एंड लक्षद्वीप इज एंटायरली फेमस फॉर द कोरल आइलैंड्स। ओके, सो कोरल्स की हमने डेफिनेशन बता दी पहले कि दे आर काइंड ऑफ अ कैल्केरियस रॉक मेड अप ऑफ स्केलेटन ऑफ माइन्यूट सी ऑर्गेनिजम्स। इसमें कीवर्ड्स जो हैं ये सारे हैं नोन एज पॉलिप्स एंड एटॉल्स। आपको जब पता होगा कोरल्स की हमने तीन तरह की आपने फॉर्मेशन पढ़ी होगी, बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, एटॉल्स जो लास्ट में जब ये डिवीजन होकर आइलैंड बीच में रह जाता है दैट कॉल्स द एटॉल्स, द लास्ट स्टेज ऑफ दिस। Okay, so they are formed due to the accumulation and compaction of skeleton of these lime secreting organisms. Now, what are the favorable conditions for the corals one? Number one, sunlight. They need to grow in a shallow water. ये खाली shallow water में हो सकते हैं, क्लियर, where the sunlight can reach them, because sunlight अगर आएगी तो ही वहां पर फोटोसिंथेसिस होगा एंड तभी इनके लिए खाना वहां पर अवेलेबल हो पाएगा, अदरवाइज ये इनके लिए खाना अवेलेबल नहीं होगा। अगर ये फोटिक जोन, एक होता है फोटिक जोन, एक होता है एफोटिक जोन, अगर ये एफोटिक जोन में आएगा तो क्वाइट ऑब्वियस है वहां पर फोटोसिंथेसिस इजीली नहीं हो सकती, कोरल्स मर सकते हैं। Okay, so they are need to grow in a shallow water where sunlight can reach them and they depend upon zooxanthellae। मैंने भी आपको बताया it is a type of algae जिसके साथ ये symbiotic relationship में रहते हैं। symbiotic relationship मतलब एक A और B symbiotic में है, ना A B के बिना रह सकता है और ना B A के बिना रह सकता है। That grows inside of them for oxygen, भाई ऑक्सीजन की तो जरूरत है इन्हें, and other things, and since these algae need sunlight to survive, इस algae को sunlight की जरूरत है, coral also need sunlight to survive, because अगर algae गई तो corals भी गए, polyps भी गए, तो that means they are in the symbiotic relationship, so they rarely develop in the water deeper than 50 meters। मतलब फोटिक जोन भी अराउंड, फोटिक जोन मेरे ख्याल से 200 मीटर तक होता है, तो 50 मीटर तक ही खाली ऊपर तक जहां तक सनलाइट आ रही है वहीं पर ये एल्गी ग्रो कर पाएगी एंड उसके कारण ही इन दोनों को आपस में सिम्बायोटिक रिलेशन इनका बन के रहेगा। सो द फर्स्ट फेवरेबल कंडीशन जो एनसीईआरटी में है, बी दे रखी है, इज अ सनलाइट वन। सेकंड वन, क्लियर वाटर। आपको अपने क्वेश्चन आंसर को बिल्कुल पॉइंट सिस्टम में लिखना है, पॉइंट सिस्टम में लिखोगे तो माय एक्सपीरियंस इज HCS में जो भी चेकर होता है उसके लिए बहुत ईजी होगा कि बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट आंसर होगा एंड आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट इज अ क्लियर वाटर। कोरल नीड क्लियर वाटर दैट लेट सनलाइट थ्रू। अगर यहां पर क्लियर वाटर चाहिए सो दैट सनलाइट वहां पर पड़े। दे डोंट थ्राइव वेल व्हेन द वाटर इज ओपेक। जब ओपेक होगा वाटर तो सनलाइट वहां पर नीचे नहीं जा पाती है, तो क्वाइट ऑब्वियस है वहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। सेडिमेंट्स एंड प्लैंक्टन्स कैन क्लाउड वाटर व्हिच डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ सनलाइट दैट रीचेस द zooxanthellae।
तो अगर सेडिमेंट्स होंगे, प्लैंक्टॉन्स होंगे, तो क्वाइट ऑब्वियस है वहां पर सनलाइट पहुंचनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी. ओके, नाउ थर्ड इज वार्म वाटर टेम्परेचर. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए इनके सर्वाइवर के लिए, बिकॉज अगर ज्यादा हुआ तो क्वाइट ऑब्वियस है इट मे लीड टू एसिडिफिकेशन. वो भी हम पढ़ेंगे ही ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट, कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो एटमॉस्फेयर में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है, तो ओशंस ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड उसके कारण यहां पर एसिडिफिकेशन हो रहा है ओशंस का, एंड एसिडिफिकेशन के कारण कोरल्स की डेथ हो रही है. सो नाउ वार्म वाटर टेम्परेचर, द रीफ बिल्डिंग, जो इसमें ग्रेट बैरियर रीफ, जो यहां पर ये पॉलिप्स बनते हैं, कोरल्स बनते हैं, दे रिक्वायर वार्म टेम्परेचर कंडीशंस टू सर्वाइव. यहां पर इनको वार्म टेम्परेचर चाहिए. डिफरेंट कोरल्स लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स कैन विथस्टैंड वेरियस टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, हाउएवर दे जनरली लिव इन अ वाटर 20 to 30 डिग्री. एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूं कि ये दिस is a condition, favorable condition for the formation of these corals. Next is a clean water. पहले था clear water, now is the clean water. The corals are sensitive to the pollutions and the sediments. सेडिमेंट अगर, बिकॉज सेडिमेंट जितने ज्यादा होंगे उतने वहां पे क्लाउडी वाटर होगा. इट मे क्रिएट क्लाउडी वाटर एंड डिपॉजिटेड ऑन द कोरल्स विच ब्लॉक्स द सनलाइट एंड हार्म्स द पॉलिप्स. अगर क्लीन वाटर नहीं हुआ, अगर यहां पर वाटर ओपेक हुआ, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि सनलाइट को वहां पर ये नहीं आने देगा, एंड सनलाइट अगर वहां पे नहीं हुई तो ये एल्गी ही ग्रो नहीं कर पाएगी. एल्गी ही ग्रो नहीं कर पाई तो पॉलिप्स की वहां पे डेथ होने की पूरे चांसेस होंगे, बिकॉज दे लिव इन द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद ईच अदर. Now, the wastewater discharged into the ocean near the reef can contain too many nutrients that cause seaweeds to overgrow the reef. अगर वहां पे quite obvious है, जो वेस्ट वाटर है वो वहां पर उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे एंड that may cause seaweeds to grow. एंड जितने वहां पे seaweeds वहां पे ओवरग्रो होंगे, वैसे वैसे यहाँ पे कोरल्स के लिए जहां पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा. So this is the fourth condition. Now, next is the salt water. Corals need salt water to survive and require certain balance. एक balance चाहिए इन्हें salt to water ratio में. This is why they do not live in the area where river drains fresh water into the ocean. That is the estuaries one. हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ईस्टर्न मोस्ट रिवर दे फॉर्म द डेल्टास वन एंड द वेस्टर्न मोस्ट विद द एस्चुरी वन. तो अगर आप देखेंगे जहां पर फ्रेश वाटर होगा ज्यादा, तो क्वाइट ऑब्वियस है वहां पर कोरल्स का होना थोड़ा सा मुश्किल होगा. सो दे नीड सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्ट टू वाटर रेशियो. उतना ही उनको सैलिनिटी उतनी ही पर्टिकुलर पर पार्ट्स मिलियन ही होनी पड़ेगी. अगर उससे ज्यादा होती है तो दे इट मे क्रिएट अ थ्रेट टू द पॉलिप्स, टू द कोरल्स वन. नाउ abundant planktons, adequate supply of oxygen and microscopic marine food called phytoplanktons is essential for growth. As plankton is more abundant on the seaward side, they rapidly on the seaward side. यहाँ पर planktons की बहुत जरूरी है क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है. तो plankton जो है मैक्सिमम सीवर्ड साइड पे होते हैं, तो जितने planktons abundant होंगे सीवर्ड साइड पे उतने ही कोरल्स क्या करेंगे, ग्रो करेंगे. सो दिस इज द नेक्स्ट कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोरल वन. ठीक है, तो ये 6 फेवरेबल कंडीशंस हैं. क्वेश्चन में पूछा है कि फॉर्मेशन के कोरल्स के लिए बताइए, आपने कोरल्स की डेफिनेशन बता दी. 6 ये फेवरेबल कंडीशंस हैं जो एनसीईआरटी ने भी कवर करे हैं, और 1-2 पॉइंट्स मैंने थोड़े और एक्स्ट्रा लिए हैं. तो ये 6 के बाद अब हमारा नेक्स्ट आता है कि भाई इसका इंपैक्ट, भाई जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसके लिए अभी नेट जीरो इमिशन 2070 भारत सरकार पंच मंत्र देकर आई है अभी स्कॉटलैंड में, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. तो यहां पर अब यह है कि ग्लोबल वार्मिंग जिसके कारण एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता ही जा रहा है, एंड जितना वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है क्वाइट ऑब्वियस है ओशंस की एसिडिफिकेशन बढ़ती जाएगी, एंड जितनी एसिडिफिकेशन होगी उतनी ही कोरल्स की यहां पर डेथ होगी. सो इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, फर्स्ट इज द कोरल ब्लीचिंग. हियर कोरल ब्लीचिंग मींस द डेथ, एक तरीके से मर जाना, जब वो कलर उनका चेंज हो जाएगा. वैसे वो मल्टीपल कलर्स होते हैं कोरल्स के, आपने देखा होगा लक्षद्वीप की फोटोज कई बार गूगल पे. तो ये पहला तो ये है कि जैसे ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ब्रेक हुआ तो ब्लीचिंग अपने आप में ही हो जाएगी. सो ब्लीचिंग इज द फिनोमिना विद द कोरल लूज देयर डिस्टिंक्टिव कलर ड्यू टू द लॉस ऑफ दिस एल्गी. अब ये लॉस ऑफ एल्गी कब होगा, जब फोटोसिंथेसिस ढंग से नहीं हो रहा है, क्वाइट ऑब्वियस है. जब एसिडिफिकेशन ज्यादा हो गई है, तो या फिर जब पॉलिप्स और एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है, बिकॉज दोनों को एक दूसरे से जरूरत है. उसको उससे खाना मिल रहा है, इससे उसको ऑक्सीजन मिल रही है. तो क्वाइट ऑब्वियस है दोनों का होना बहुत जरूरी है. तो these algae live in a symbiotic relationship, thus their death also leads to the death of
कोरल्स। अगर उनकी डेथ हुई तो कोरल्स की डेथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सो ब्लीचिंग अकर्ड इन अ ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये करंट में आप कॉन्टेम्परेरी में एग्जांपल साथ में पुट ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्मूथनिंग ऑफ कोरल्स। सी लेवल राइज में लीड टू इंक्रीज इन द सेडिमेंटेशन। क्वाइट ऑब्वियस है, अगर सी लेवल राइज करेगा तो वहां सेडिमेंटेशन भी बढ़ेगी। Located near the land-based sources of sediment, and sedimentation runoff can lead to smoothing of corals. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जितनी ज्यादा वहां पर होगी सेडिमेंटेशन, उतनी ही वहां पर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए भी मुश्किल होगी एंड वहां पर कोरल्स का बनना मुश्किल हो जाएगा। सो दिस इज द नेक्स्ट इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। थर्ड वन, इट इंपैक्ट्स द कोरल ग्रोथ, चेंज इन द प्रेसिपिटेशन, बिकॉज अब हम देख रहे हैं कि लॉन्ग लेवल पे अगर ग्लोबल वार्मिंग हुआ, जैसे हमने अपनी हिंदकुश रिपोर्ट करी थी जब, कि छोटे लेवल पे तो ये फ्लड्स दे रहे हैं कि भाई प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा होगी, लॉन्ग टर्म में हमने देखा था ड्रॉट्स आ रहे थे। तो चेंज इन द प्रेसिपिटेशन लेवल, इंक्रीज रन ऑफ द फ्रेश वाटर, सेडिमेंट्स and land-based pollutants, it may contribute to algal blooms and algal blooms it cause murky water condition that reduce the light, and जैसे ही लाइट कम हुई, जैसे ही मर्की वाटर हुआ, यहाँ पर मडी वाटर हुआ, तो क्वाइट ऑब्वियस है वहां पर सनलाइट कम आएगी, एंड जितनी वहां पर सनलाइट कम आएगी आप खुद देख रहे हैं कि कोरल्स उस पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि सनलाइट आएगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो उनको खाना मिलेगा। तो अगर वहां पर फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो पाया तो कोरल्स की यहां पर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। Next one, ocean current. Altered ocean currents lead to change in the connectivity and temperature regimes that contribute to lack of food for the corals and hamper dispersal of coral larvae. Ocean currents quite obvious है, अगर ocean current altered हुए, change हुए due to the global warming, उससे सारे के सारे temperature regimes में फर्क आएगा and corals के लिए खाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। Next one, the death of corals, the ocean acidification, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी ग्लोबल वार्मिंग होगी, ये तो आपको प्रोसेस पता ही होगा, उतनी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगी। अभी जो हमने आईपीसीसी की रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें भी हमने पढ़ा था नंबर 1 पे कार्बन डाइऑक्साइड चल रही है अभी गैस, ग्रीन हाउस गैस। नाउ इट मे कॉज अ रिडक्शन इन द पीएच वैल्यू, जितनी पीएच वैल्यू कम होगी उतनी ही एसिडिफिकेशन ज्यादा होगी, एंड इट लीड्स टू द डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट व्हिच फॉर्म द स्केलेटन ऑफ कोरल्स। क्वाइट ऑब्वियस है, जितनी एसिडिफिकेशन ज्यादा होगी उतने ही यहां पर कार्बोनेट्स जो यहां पर बन रहे थे स्केलेटन्स, उसकी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी एंड वो वहां पे डिसोलेट कर देगा उसको। तो यहां पर कोरल्स की डेथ हो सकती है ड्यू टू द एसिडिफिकेशन ऑफ द ओशंस। Now, due to increase in the global temperature, the corals are losing their mineral contents which are useful to sustain the life of corals. ठीक है, मिनरल कंटेंट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने के कारण। इसका एग्जांपल अपने कैरिबियन आइलैंड्स में देख रहे हैं कि मिनरल इम्बैलेंस के कारण जितनी भी कोरल कॉलोनीज थी वो सारी की सारी क्या कर रही हैं, अब लॉस्ट हो रही हैं ड्यू टू द मिनरल इम्बैलेंस। नेक्स्ट वन, the one of the drastic outcome of this warming is if increase in the level of carbon dioxide, जितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा एटमॉस्फेयर में, oceans absorb more carbon dioxide present in the air which then increase the acidity level in the water। मैंने भी आपको पढ़ाया कि ओशन क्या करता है, एयर में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी उसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एंड जितना वो एब्जॉर्ब करेगा इट मे लीड टू द एसिडिफिकेशन ऑफ द ओशंस। So this acidity in turn prevent the coral's ability to build calcareous skeletons। जो skeletons बना रहा था ना polyps, वो बनाने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। So these skeletons are proved to be very important for the survival to regulate the coral life ecosystem। जब तक कि skeleton नहीं बनेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, यूं एक के ऊपर एक skeletons बन रहे हैं। तो quite obvious है, अगर skeleton formation कम हुई तो corals की लाइफ जो है वो अपने आप में ही कम हो जाएगी। सो कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको पता होना चाहिए कि ओशंस जो हैं दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर एब्जॉर्ब करेगा ओशन एंड उतना ही एसिडिफाई होगा। The rise of nutrients in the water raises the activity of photosynthesis due to increased temperature, which promotes the growth of marine organism। ठीक है, अब मान लो यहां पर कह रहा है कि न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं वाटर में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है,
इन टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्वाइट ऑब्वियस सनलाइट आ रही है, हो रहा है, बट उसके कारण बाकी जो मैरीन ऑर्गेनिजम्स है उनकी भी ग्रोथ बढ़ रही है, एंड जैसे ही उनकी ग्रोथ बढ़ेगी दे विल compete with the corals and deplete the coral life. अगर इनकी ग्रोथ बढ़ेगी तो क्वाइट ऑब्वियस है वो कोरल लाइफ के साथ भी compete करेंगे एंड एक कंपटीशन होगा एंड वहां पर वो कोरल्स को डिप्लीट कर सकते हैं. So this point is due to the rise of nutrients in the water, it raises the activities of photosynthesis. Due to this, the increased temperature and which in turn promote the growth of marine organisms. तो ये 8 इफेक्ट आपके पास इंपैक्ट आ रहे हैं. 6 पॉइंट्स आपके आ गए हैं एक ये फेवरेबल कंडीशन के लिए. 8 पॉइंट मैंने आपके लिए लेके आ रहा हूं इसके इंपैक्ट के ऊपर. तो ये 6 और 8 14 पॉइंट्स आपके आंसर को बहुत बेहतरीन आंसर बना देगा. अब है हमारे पास कंक्लूजन. अब इसका कंक्लूड कैसे करना है हमने कि ग्लोबल वार्मिंग इज डायरेक्टली इंपैक्टिंग द कोरल रीफ्स. स्टेप्स मस्ट बी टेकन नॉट ओनली टू सस्टेन दिस सिस्टम बट आल्सो फुलफिल द एसडीजी गोल 8. इस बार आपको पता भी होगा कि हरियाणा गवर्नमेंट का जो बजट है वो एसडीजी गोल को कनेक्ट कर आया है फर्स्ट टाइम. सो उसका 8th जो गोल है कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, उसको भी हम टैकल कर पाएंगे विद दिस. सो लिमिटिंग ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू वेल बिलो 2 डिग्री अबाउ प्री इंडस्ट्रियल लेवल, जिसका टारगेट तो 1.5 है, बट अभी आईपीसीसी ने कहा है कि 2050 तक तो भूल जाओ आप इस बात को. सो द लिमिटिंग ग्लोबल टेम्परेचर टू वेल बिलो 2 डिग्री प्री इंडस्ट्रियल लेवल इन द लाइन विद द पेरिस एग्रीमेंट 2015 में, it provides the chance for the survival of coral reefs globally. अगर ये हम कर पाए तो quite obvious हम coral reefs को बचा पाएंगे. Thus, we can say that the threat posed by the global warming have the potential to deplete coral resources forever if the urgent steps are not taken for their protection. अगर अभी भी हमने steps नहीं लिए, अभी जो पंच मंत्र देकर आए हैं मोदी जी आईपीसीसी में कि अगर अभी भी कंट्रोल नहीं किया तो 2050 तक आप भूल जाइए कि आपका जो पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट था कि इसे 1.5 पर लेकर आ जाओ एज कंपेयर टू द 1800 टू 1900 अराउंड प्री इंडस्ट्रियल लेवल के बेस के उसके कंपेयर कर तो वो कंट्रोल नहीं होगा. तो अभी आपको ग्रीन हाउस मिटिगेशन प्रोसेस बहुत तेज करना पड़ेगा. डेवलप्ड कंट्रीज जितनी भी हैं उनको यहां पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज करके डेवलपिंग कंट्रीज का यहां पर डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करनी पड़ेगी, तभी हम इस चीज को टैकल कर सकते हैं. अदरवाइज ग्लोबल वार्मिंग के आने वाले टाइम पर बहुत तगड़े इंपैक्ट हो सकते हैं इन द क्लाइमेट चेंज ऑल्सो. इसलिए मैंने आपको यहां पर एसडीजी गोल भी साथ में ही बता दिया है कि स्टेप्स मस्ट बी टेकन नॉट टू सस्टेन दिस सिस्टम बट ऑल्सो टू फिल एसडीजी गोल नंबर 8 दैट इज कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज. तो ये छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, ये अगर आप पेपर में लिखेंगे तो क्वाइट ऑब्वियस है आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे. तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है कि पहले हमने कोरल्स को बता दिया, कोरल्स के बाद हमने उसकी फेवरेबल कंडीशंस बता दी, फेवरेबल कंडीशन के बाद हमने ग्लोबल वार्मिंग बता दिया एंड लास्ट में उस क्वेश्चन को हमने कंक्लूड कर दिया. सो विद दीज वर्ड्स आई एम कंक्लूडिंग दिस ज्योग्राफी क्वेश्चन ऑफ द कोरल्स वन. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. विल कम अप विद अनदर क्वेश्चन सून. जय हिंद टू ऑल. टेक केयर.